नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो इंटरनेशनल बिजनेस का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के डेफिनेशन, उसके फुल कॉन्सेप्ट को, उसके नेचर को, उसके डिसएडवांटेज, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके एडवांटेज, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस समझते हैं क्या होता है। इंटरनेशनल बिजनेस को पूरे अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ और सोच रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में किसी बिजनेस को करने में, और वो बिजनेस मैं कर रहा हूँ। अब बिजनेस करते करते मेरे ख्याल में ये आया कि मैं अपने बिजनेस को और फैलाना चाहता हूँ, यानी कि वेस्ट बंगाल से निकल के इंडिया के दूसरे किसी स्टेट में बिजनेस करना चाहता हूँ। तो ये होता है इंटरनेशनल बिजनेस। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल कंपनीज होते हैं, जो हमारे देश की कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनीज, वो अगर हमारे देश में आके बिजनेस करे तो वो इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है। अगर हमारा देश का कंपनी बाहर में आके किसी देश के साथ बिजनेस करे तो वो उनके लिए हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस से ये होता है कि आप एक जगह से निकल के दूसरे जगह में अपने बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे वो किसी तरीके का भी बिजनेस हो, वो किसी भी तरीके का एन टाइप ऑफ बिजनेस, कोई भी नंबर, कोई भी बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री पे अगर आप बिजनेस करें तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे मीनिंग में भी यही देख सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस refers to business across the country. It includes any type of business activity that across national boundary. जो नेशनल बाउंड्री में जो भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग कंट्री में, वही होता है बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, चाहे वो किसी तरीके का बिजनेस हो। तो ये तो मीनिंग हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसके कुछ डेफिनेशंस। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस नेशन बाउंड्री विथ द व्यू ऑफ सेटिस्फाई द नीड ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो इसमें गुड्स में, सर्विस में, कैपिटल में, नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, इधर से उधर बेचना, भेजना सामान, जैसे कि डिलीवरी बॉय का काम होता है कि जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कुछ भी शॉपिंग करते तो वो प्रोडक्ट कहीं और का होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे घर तक आता है। वो कैसे? डिलीवरी बॉय, यानी कि ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है। तो इसी तरीके से होता है किसी भी तरीके का सर्विस या कैपिटल या नॉलेज, किसी भी तरीके का जो इंडिविजुअल के नीड को सेटिस्फाई कर सके नेशनल बाउंड्री में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के नीड को सेटिस्फाई कर सके, वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस। फिर एक और हम लोग देख सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू बिजनेस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज को रेफर करता है जो नेशनल बाउंड्री के एक्टिविटीज है उनके प्लेस को टेक ओवर करता है। इट इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज वन कंट्री। और ये जो होता है मैन्युफैक्चर होता है, और ये इन्वॉल्व होता है ट्रेड बियॉन्ड में, जियोग्राफिकली और जियोग्राफिकली बाउंड्रीज में, अलग अलग कंट्री या फिर हर एक कंट्री में या किसी एक कंट्री में इसका पूरा मैन्युफैक्चर होता है सामान। जैसे कि मैं इंडिया में अगर बता दूं कि इंडिया में कोई कपड़ा बन रहा है, तो जो भी रुई लग रहा है, कलर आ रहे हैं, वो सब एक ही फैक्ट्री में आ रहा है, उसको एक जगह कलेक्ट किया जा रहा है, उसको असेंबल किया जा रहा है, तब जाके कपड़ा बन रहा है। और वो कपड़ा पूरे होल ओवर इंडिया में या फिर होल ओवर वर्ल्ड में फैलाया जा रहा है, वो कपड़ा डिलीवरी किया जा रहा है। तो ये होता है इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम लोग उसके कुछ डेफिनेशन, ये डिफरेंस देखते हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिजनेस के कि क्या क्या होता है। डोमेस्टिक यानी कि लोकल मार्केट, और फॉरेन यानी कि जैसे कि आप समझ रहे हैं कि विदेशी। इंटरनेशनल बिजनेस तो बेसिक है इसका ज्योग्राफिकल कवरेज। डोमेस्टिक बिजनेस कन्फाइंड टू द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री। कन्फाइंड यानी कि एक कंट्री में ही इसके सभी प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसे ऐसे डिलीवरी किया जाता है। फिर फॉरेन बिजनेस कैरिड अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री। और फॉरेन बिजनेस में क्या होता है कि हर जगह से कोई कोई प्रोडक्ट को लेते हैं और वो एक कंट्री में बेचते हैं। लैंग्वेज यूज्ड, लोकल और नेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड डोमेस्टिक में, फॉरेन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉरेन बिजनेस में। अगर आपका इंडिया कंपनी तो आप अपने इंडियन लैंग्वेज में बात करोगे बांग्ला में, हिंदी में, तमिल में, साउथ में, जिस
लैंग्वेज में, जो आपका लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बात करोगे। फॉरेन में क्या है, फॉरेन में नहीं, फॉरेन में आपको उन्हीं का लैंग्वेज में आपको बात करना होगा। फिर आता है नेशनलिटी ऑफ पार्टीज। नेशनलिटी ऑफ पार्टीज में क्या होता है कि दोनों का नेशनलिटी अलग अलग होता है। इंडिया डोमेस्टिक, अगर यहाँ इंडिया का बात करूँ तो इंडिया का होगा, और अगर वो यूएसए का पूछूँ तो वो यूएसए का होगा नेशनलिटी। तो वहाँ एक दूसरे का पार्टी होता है। बोथ द बायर एंड द सेलर बिलोंग टू द कंट्री। इसमें क्या होता है डोमेस्टिक में कि जो खरीदने वाला है वो भी इंडिया का है, जो बेचने वाला है वो भी इंडिया का है। लेकिन फॉरेन बिजनेस में क्या होता है, खरीदने वाला भी दूसरा होता है, बेचने वाला भी दूसरा कंट्री का होता है। तो ये होता है। फिर आता है डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज़। डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, फ्यू डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व, कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और फॉरेन मार्केट में क्या होता है, या कि फॉरेन बिजनेस में क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और सबसे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है करेंसी ऑफ फॉर पेमेंट। करेंसी में डोमेस्टिक में लोकल आता है, फॉरेन में फॉरेन आता है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन में वेरी लिटिल, छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है या फिर छोटा मोटा चेंजेस आता है, लेकिन वही फॉरेन मार्केट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आता है, ट्रैफिक्स आता है, कोटा आता है। फिर यूजुअल मोड एट ट्रांजैक्शन कि इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का होता है, तो यहाँ पे रोडवेज और रेलवेज। और फॉरेन में होता है एयर टाइम और शिपिंग, यानी कि बाई एयर या फिर बाई वाटर, ऐसा प्रोडक्ट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की, कि नेचर इसका क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस नीड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू मेक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। इंटरनेशनल बिजनेस जो है उनका एक नीड होता है, एक ही इंफॉर्मेशन होता है कि उन लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। फिर आता है इंटरनेशनल बिजनेस नीड्स नॉट ओनली एक्यूरेट बट टाइमली इंफॉर्मेशन। फिर उन लोग का एक और होता है कि उन लोग जैसे कि अभी कुछ भी ट्रेंड में चल जा रहा है, कोई भी ट्रेंड में आ रहा है, तो उन लोग को पहले से एक्यूरेटली मालूम होना चाहिए ट्रेंड में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो बना रहे फॉर्मल पैंट लेकिन ट्रेंड में चल रहा है जीन्स, तो ये नहीं, आपको एक्यूरेटली पता चलना चाहिए कि कौन सा टाइम पे कौन सा कपड़ा या फिर कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है या फिर कौन सा सर्विस चल रहा है। The size of international business should be large in order to have an impacted on world economic। और इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है कि ये प्रोबेबली बहुत बड़ा होता है, साइज में बहुत वास्ट होता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक को पे इम्पैक्ट डालता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक है उस पर इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है। In fact, capital of some of the MNCs यानी कि multinational companies is more than our annual budget at GDPs are some of the African countries। और बहुत सारे ऐसा मतलब कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है जो जिसका एनुअल बजट हमारे अफ्रीकन कंट्रीज से, मतलब अफ्रीकन कंट्री के बजट या फिर जीडीपी से बहुत ज़्यादा होता है। ये होता है, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस हाउसेज सेगमेंट देयर मार्केट बेस्ड ऑन जियोग्राफी मार्केट सेगमेंट। फिर यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस जो होते हैं वो हाउस सेगमेंट के ऊपर होते हैं, जियोग्राफिकल मार्केट सेगमेंट पे बेस्ड होते हैं, कि उनको जियोग्राफिकली देखना पड़ता है कि वो मार्केट में भी क्या करने वाले हैं, क्या हो रहा है, किस चीज़ का डिमांड है, कैसा नीड है, पब्लिक को कैसा सेटिस्फैक्शन चाहिए। फिर आता है इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंट्स मोर पोटेंशियल देन द डोमेस्टिक मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो अपने आप को डोमेस्टिक मार्केट से भी ज़्यादा पोटेंशियल दिखाने की कोशिश करता है, बहुत सारे वैरायटीज़, बहुत सारे स्कोप्स दिखाता है कंज्यूमर को, उसके कंज्यूमर के टेस्ट को समझने की कोशिश करता है, उसके प्रेफरेंस को, उसके परचेजिंग एबिलिटी को, उसके साइज ऑफ पॉपुलेशन को, इन सभी को देखकर वो जज करता है और अपना प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। Inter-country corporative study is the study of the business opportunities, behavior, consumers, preference, culture, environment, factors and human resources management practice is in various countries। और इंटरनेशनल बिजनेस क्या करते हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज़ क्या करते हैं, जब कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलता है किसी दूसरे कंट्री से, तो वो लोग उस कंट्री के बारे में समझते हैं, उनका बिहेवियर समझते हैं, वहाँ के लोगों कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस समझते हैं, उनका कल्चर समझते हैं, उनके इन्वायरमेंट को समझते हैं, और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाते हैं और उस हिसाब से वो बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं। ये तो था नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम लोग इसके स्कोप को समझते हैं।
Scope of international business. International trade. International business involves export and import goods. इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है गुड्स को, यानी कि सामान को. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज इज ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड. जो सर्विसेज होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, तो उन्हें हम लोग इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं. Items of invisible trade include tourism, transportation, communication, banking, distribution and advertising. जिसको और भी इसके बहुत सारे इनविजिबल ट्रेड्स होते हैं. वो क्या क्या होते हैं? टूरिज्म होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, बैंकिंग होते हैं. बैंकिंग यहाँ पे बोला जाता है कि जो आप मनी ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके हाथ में पैसे तो होते नहीं लेकिन आप मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं. फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, ये सब होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के इनविजिबल ट्रेड. फिर आता है लाइसेंसिंग इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन विच द लाइसेंसर ग्रांट्स एक्सेस टू इट्स पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स और टेक्नोलॉजी और टू अनदर फर्म इन अ फॉरेन कंट्री. द लाइसेंसी फॉर अ फी कॉल्ड रॉयल्टी, पेप्सी, कोका कोला. जैसे कि यहाँ पे हम लोग लाइसेंसी होता है, जो लाइसेंसिंग होते हैं उसके कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक्स है पेप्सी और कोका कोला ब्रांड के. तो ये लोग क्या करते हैं, अपने फार्मूलाज को किसी को नहीं देते. अपने फार्मूला की वो उस क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो पेप्सी के अंदर, वो फार्मूला वो किसी को नहीं देते. अगर वो देते हैं तो उसके भी कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं कि ताकि वो दूसरे किसी कंपनी को ना दे. तो इस तरीके से होता है कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, टेक्नोलॉजी भी इसी तरीके से आते हैं फॉरेन मार्केट में या फिर फॉरेन कंट्री में. जो जिन्हें अगर चाहिए तो उनको उसका रॉयल्टी पे करना पड़ता है. रॉयल्टी यानी कि मनी पे करना होता है. अगर वो बोलें कि मैं अपना फार्मूला आपको दूंगा तो मुझे उसके जगह 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको वो अगर फार्मूला चाहिए तो आप उसे 10 करोड़ रुपए दोगे. तो ये होता है. फ्रेंचाइजिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू लाइसेंसिंग बट इट इज टर्म यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस. एग्जाम्पल फॉर मैकडोनल्ड्स. फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, जो एकदम लाइसेंसिंग के मतलब सेम होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बराबर ही एक तरह से बोल सकते हैं, इक्वल होते हैं. अगर आप लोगों ने लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऊपर आई बटन में भी, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा. मैंने इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना रखा है. तो फिर आता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. इसका कनेक्शन दोनों लगभग सेम होता है. प्रोविजन ऑफ सर्विस, जैसे कि मैकडोनल्ड्स क्या करता है, पहले वो सिर्फ बर्गर या चिकन या फ्रेंच फ्राइज बनाता था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि नहीं, वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पे होटल में सिर्फ नहीं बेचूंगा, मैं इसे डोर टू डोर जाके बेचूंगा. तो वो क्या करेगा, स्विगी से, जोमेटो से या फिर अदर जो डिलीवरी कंपनीज होती है जो सिर्फ प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, उनके साथ वो फ्रेंचाइज कर लेंगे, उनके साथ वो हाथ मिला लेंगे. तो वो क्या करेंगे कि जो भी ऑर्डर आता है तो उनको वो दे सकते हैं और वो प्रोडक्ट ले जाके उस पब्लिक को या फिर उस कंज्यूमर को दे देते हैं. तो ये होता है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का, इंटरनेशनल ट्रेड. एक और है फॉरेन इन्वेस्टमेंट is involves investments of funds abroad in exchange for financial return. Foreign investment can be of two types. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट फंड्स अब्रॉड का जो होता है वो एक्सचेंज फाइनेंशियल रिटर्न होता है, जिसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं. उसके दो टाइप्स होते हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI, investment in properties such a plant and machinery in foreign countries with a view of undertake production and marketing of goods and services in those countries. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यही होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्लांट होता है, मशीनरी होता है फॉरेन कंट्रीज़ के, उसको अंडरटेक कर लिया जाता है प्रोडक्शन और मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने के लिए, या फिर कंट्री के जो मार्केटिंग गोल्स है और सर्विसेज है उनको सही रखने के लिए. फिर आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज विथ अ व्यू टू अर्न इनकम बाई वे टू डिविडेंड्स ऑन इंटरेस्ट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर, जो भी उसमें शेयर्स, जो भी उस कंपनी के शेयर्स है, डिवेंचर्स है फॉरेन कंपनीज के, उसको
उसका इनकम को अर्न करना, वो कितना उससे कमा सक रहा है। तो ये होता है डिविडेंड्स के थ्रू या फिर इंटरेस्ट के थ्रू वो कितना अर्न कर रहा है पैसा, ये भी मैटर करता है। कि अगर आपका फॉरेन कंपनी जो बहुत अच्छा चल रहा है तो उसका शेयर का प्राइस भी आपका ज़्यादा होगा, तो शेयर का प्राइस ज़्यादा होगा तो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और आपको भी साथ में जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आप जो शेयर लिए उसका आपको भी प्रॉफिट होगा। तो ये होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग बात करेंगे इन डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में क्या आता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, frequent changes in political parties in power and consequent changes in government policies also have adverse impact on international business। पॉलिटिकल इशू हम लोग बेसिकली बिजनेस के हर फॉर्म में देख सकते हैं, हर तरह का एक्टिविटी में देख सकते हैं। बिजनेस में जो भी काम हो रहा है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम कर रहे हो या फिर कुछ भी हो रहा है, तो उसमें कुछ भी पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं। तो ये हम लोग का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस जब भी पॉलिटिकल इशूज़ के बारे में बताया तो उसके कुछ यही रूल्स होता है कि हो सकता है वो पार्टी चेंज हो गया हो, या हो सकता है वो नया रूल लेके आ गया हो, या फिर जो रूलिंग पार्टी है वो नया लॉज, नया एग्रीमेंट, नया एडवर्स इम्पैक्ट लेके आया, नया पॉलिसीज़ लेके आया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आया, जिसको आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा, चाहे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो या नहीं। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है और आप उसके लिए एग्री नहीं हो रहे तो आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा यहाँ से। तो यही होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फिर आता है एक्सचेंज रेट ऑफ फ्लक्चुएसन। एक्सचेंज रेट क्या होता है? ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी, द रेट एट विच वन करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में यही होता है कि जो भी कंट्री का जो भी पैसा है वो अगर दूसरे कंट्री में आ रहा है तो वो उसका एक्सचेंज रेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर अभी बात कर लूँ तो अभी $1 का प्राइस है करीब 70 रुपीज़। तो अगर ये एक्सचेंज रेट क्या होता है, कभी कभी बढ़ता रहता है, कभी कभी घटता रहता है। अगर मैं अभी 70 रुपीज़ बोल रहा हूँ, फिर आप जब वीडियो देखोगे तो हो सकता है उसमें उसका प्राइस कुछ 60 रुपीज़ हो जाए, 20 रुपीज़ हो जाए, 30 रुपीज़ हो जाए। ऐसा होगा नहीं, 60 के नीचे नहीं आएगा। ये तो 65, 68, 72 इसी तरीके से होता है। तो ये होता है फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट का, कि आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, किसी भी कंट्री से आप पैसे कमा के जब आ रहे हो तो आपका जितना भी पैसा है अगर डॉलर में है उसको रुपीज़ में करना, तो आपको रुपीज़ और डॉलर्स का बीच में जो भी करेंसी डिफरेंस है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये होता है एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएट करता रहता है। इम्बैलेंस of payment, politically instability and coverall other factors lead to fluctuation in exchange rate. Such fluctuation creates exchange risk and hamper growth of international business। तो यही होता है कि चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, किसी तरीके का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, उसमें ये फ्लक्चुएशन आते हैं। फिर फॉरेन इंडिपेंडेंस। अब ये क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब द ऑपरेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज क्रिएट्स अ डेब्ट ट्रैप फॉर अदर कंट्रीज ड्यू टू देयर लो परचेजिंग पावर। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ऑपरेशन चलाते हैं जिसमें कंट्रीज के डेवलपमेंट को क्रिएट करते हैं कि वो कंट्री को कितना डेवलप कर रहे हैं, और जिसके कारण क्या होता है वो एक डेब्ट ट्रैप्ड बनाते हैं अदर कंट्रीज के लिए, जिसके कारण अदर कंट्री को लगता है कि उसका परचेजिंग पावर जो है कम है, या फिर दूसरा कंट्री जो है उस कंपनी से प्रोडक्ट को ज़्यादा मात्रा में खरीद सकता है क्योंकि उसका परचेजिंग पावर जो है कम हो जाता है। फिर एंट्री रेगुलेशन क्या होता है? गवर्नमेंट इन डोमेस्टिक कंट्रीज इम्पोजेज एंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। एंट्री रेगुलेशन में क्या होता है कि जो भी कहीं का डोमेस्टिक कंट्री होता है, चाहे मैं यूएस का बात करूं या फिर रसिया का बात करूं या फिर जापान का बात करूं, चाइना का बात करूं, जब कोई कंपनी कहीं दूसरे कंपनी में इन्वॉल्व होने जाता है, नया जगह बिजनेस शुरू करने जाता है, तो वहाँ के जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लेकर आते हैं। वो कुछ भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। हाउएवर मोस्ट गवर्नमेंट हैव रिमूव्ड मैनी एंट्री रेस्ट्रिक्शन, और बहुत सारे ऐसे है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। फिर आता है ट्रैफिक एंड नॉन ट्रैफिक बैरियर्स। ट्रैफिक एंड नॉन ट्रैफिक बैरियर्स में क्या आता है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इम्पोज ट्रैफिक टैरिफ, कोटाज एंड ट्रेड बैरियर्स।
दिस डिपेंड ऑन पॉलिटिकल रिलेशन अमॉन्ग वेरियस कंट्रीज। अब यहाँ पे टैरिफ और बैरियर्स, जैसे आप लोग समझ सके, टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स होते हैं, जो भी बाधाएं होते हैं, गवर्नमेंट का हो, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का हो, या फिर डिफरेंट कंट्री का हो, या फिर कोटाज का हो, या फिर कुछ भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, तो ये सब एक तरह का बैरियर्स होता है जिसमें आपको यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के कल्चर को समझ के आपको बिजनेस करना होता है। तो ये सब डिसएडवांटेज है। अब हम लोग एडवांटेज जानेंगे और आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो एडवांटेज क्या होता है? व्हेन अ कंट्री फेसेस द शॉर्टेज ऑफ डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन द होम domestic market, then it may sell its product to the foreign market and it will increase its profit। अगर कोई डोमेस्टिक मार्केट जो है, डोमेस्टिक मार्केट में अपना प्रोडक्ट को लॉस में या फिर कम प्राइस में बेच रहा है और उसका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में बेचना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है, इफ एनी बिजनेस सेल इट प्रोडक्ट टू द फॉरेन मार्केट देन वी कैन अर्न फॉरेन करेंसी एंड द फॉरेन करेंसी रिजर्व कैन बी इंक्रीज्ड। जब कोई बिजनेस अपना प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में बेचता है तो वो फॉरेन करेंसी अर्न करता है, और वो फॉरेन करेंसी जब उसको अपने करेंसी में लेना होता है, तो या तो अगर उसका कंपनी का, उसका कंट्री का करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है तो वो करेंसी इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे $1 में कुछ सामान बेच रहा हूँ तो मुझे 70 रुपये देने पड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए 70 रुपये कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। बेसिकली यहाँ भी कोई भी वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जब कोई चेंजेस होते हैं, जब ये बड़ा अमाउंट होता है कि वहाँ पे अगर $10 देना है तो यहाँ पे 700 रुपये लगेंगे उस चीज़ को, तो ये सब चेंजेस होते हैं। हमारे लिए वो $10 बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके लिए वो 700 रुपये बहुत कम है। तो यही सब होता है। फिर आता है जिसके कारण फॉरेन करेंसी में इम्पैक्ट भी पड़ता है यूटिलाइज करने में, उसके परचेजिंग पावर को, उसके रॉ मटेरियल्स को परचेज करने में। फिर आता है, समटाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी लोकल मार्केट में उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते, जिसका रिजल्ट प्रोडक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यू। जिसका रिजल्ट यही होता है कि प्रोडक्शन जो है कंपनी का वो कंटिन्यू नहीं रहता है। In this case, the firm is to import raw materials from the foreign country। और इसके कारण क्या होता है कि कंपनीज को क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट से उस रॉ मटेरियल को खरीदना पड़ता है ज़्यादा पैसा देकर, जिस कारण प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग मार्केट में बहुत बार सुनते होंगे कि अचानक आज तेल का दाम बढ़ गया, अचानक आज सोना का दाम घट गया, अचानक आज प्याज का दाम बढ़ गया, या फिर आलू का दाम बढ़ गया। तो वो इसी तरीके से होता है कि अगर आपका इंडिया में आपका रॉ मटेरियल्स का प्राइस कम हो गया, जो भी खेत में जो भी सामान लग रहा है, अब वो फॉरेन मार्केट से कंपनी ले रहा है, तो वो कंपनी जब फॉरेन मार्केट से ले रहा है तो उसका तो लॉस वो चाहेगा नहीं, वो चाहेगा मैं भी इससे प्रॉफिट करूँ। तो वो क्या करेगा, उस पदार्थ को, उस फर्टिलाइजर को और भी ज़्यादा प्राइस में बेचेगा। तो वो जब बेचेगा तो फिर अचानक सबका दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही होता है कि सब कुछ एक तो साइकिल होता है, ये कोई बढ़ाता नहीं है, खुद ब खुद बढ़ जाता है। जब इंडिया का रॉ मटेरियल खत्म होने वाला होता है या खत्म हो जाता है, फिर नहीं मिल रहा होता है, तब फिर आता है, वी नो दैट टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द growth and industries. In most of the cases, technology is to be imported from the other countries at the initial stage of growth industry। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के लिए बन गया है, आज का बिजनेस के लिए बन गया है। हालांकि सभी के लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। तो अगर जब कोई टेक्नोलॉजी बाहर देश से आता है, बाहर देश से खरीदा जाता है, तो जाहिर है कि उसका प्राइस उसका प्रोडक्ट का बढ़ेगा। फिर आता है, some products may reach to the decline stage, that is domestic people do not prefer the product in this situation, it is better to search for foreign market। फिर ये क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डिक्लाइन स्टेज में होते हैं, जिनका रीच बहुत कम होता है, लेकिन जो डोमेस्टिक पीपल है उसको प्रेफर नहीं करते, बट लेकिन जब वो फॉरेन मार्केट में उसे बेचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा रिच उन्हें मिलने लगता है, और बहुत ही ज़्यादा सर्च पे आ जाते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, XYZ जो भी है। तो यही सब होता है एडवांटेजेस। जो इंडिया में नहीं बिक रहा, जो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बिक रहा, आप उसे फॉरेन मार्केट में बेचो, फॉरेन मार्केट में वो 100% बिकेगा और आप उससे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।